नमस्ते महावीर पंडलिकराव नेहरे जी। मैं अव्या हूँ। मैं आपकी हब इंचार्ज की नौकरी के लिए कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं रेडी हूँ। बहुत अच्छा। क्या आपने पहले कभी हब इंचार्ज के रूप में काम किया है? जी मैम, इसके पहले मैंने डिलीवरी में हब इंचार्ज का काम किया है। ये जानकर अच्छा लगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हब इंचार्ज की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जी मैम, हब इंचार्ज की मुख्य जिम्मेदारियाँ जो होती है ऑफ़िस ओपनिंग से लेके ऑफ़िस क्लोज़ तक की। उसमें तुम्हारा सबसे पहले मॉर्निंग में आता है तुम्हारा इनबाउंड, उसके बाद में होता है तुम्हारा ओएफडी, ओएफडी के बाद में बंदों को समझाना, ब्रीफिंग देना, डिस्पैच देना, उसके बाद में वो कैसे डिलीवर करना है, क्या इम्प्रूवमेंट क्या करवाना है, फील्ड पे कैसे जाना है, कस्टमर से क्या बात करनी है। ऑफ़िस ओपनिंग से लेके एंड तक की, मतलब डिस्पैच हो गया, कैश लेना हो गया, ईओडी हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, ब्रीफिंग्स हो गए, ऑफिस का जितना भी होता है, कुछ मेल्स, कुछ इशूज, जो कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, फील्ड पे कोई प्रॉब्लम आती है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ इश्यूज आते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, ऑफिस ओपनिंग से रिलेटेड, ये सब होता है। बहुत बढ़िया। ये जानकारी उपयोगी है। क्या आपने अपनी पिछली नौकरी में राइडर या डिलीवरी एसोसिएट्स की भर्ती की है? जी मैम, इसके पहले मैंने राइडर्स की भर्ती जो है वो की है। उसमें क्या होता है, राइडर को अगर लाना है तो जो अपने पास राइडर है उसको अपन बोल सकते हैं कि कोई राइडर होगा तो बताओ, अपन फील कर सकते हैं, राइडर को रेफरल दे सकते हैं, पोस्टरिंग कर सकते हैं, बैनरिंग कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अपने को डिलीवर एसोसिएट की भर्ती है, उस हिसाब से करना पड़ता है। इनकेस अपना कभी लोड बढ़ जाता है, कोई एसोसिएट ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो स्पेयर में भी अपने को एसोसिएट रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, डिलीवरी का जो भी रहता है, मतलब डिलीवर करने के लिए एसोसिएट, उसकी भर्ती इस प्रकार से होती है। हायरिंग करना, मार्केट में जाना, रेफरल कोड देना, बंदे को बताना, ब्रीफिंग देना, जहाँ मतलब जो लोगों की भीड़ होती है तो वहाँ जाके पॉपुलेटिंग करना, बताना। इस हिसाब से अपन एसोसिएट की हमने भर्ती की है इसके पहले। ये जानकर अच्छा लगा कि आपने हायरिंग के लिए रेफरल, पोस्टरिंग और मार्केटिंग जैसे तरीके अपनाए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने हायरिंग प्रक्रिया को कैसे पूरा किया? उदाहरण के लिए, उम्मीदवारों का चयन कैसे करते थे? जी मैम, जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट में अगर मुझे एसोसिएट के लिए लीड लग रही है तो मैं मार्केट में जहाँ मतलब सब लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टीलास हो गए, टपरीस हो गए, अदर जहाँ जेन्युइन लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे मैंने गया, बताया उनको, इस प्रकार से बंदे आए, मैंने उनको इम्प्रूवमेंट किया, प्रमोट किया और रेफरल के हिसाब से भी लिया। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं मार्केट में गया, मैंने किसी बंदे को पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो कि इस काम के लिए, उसने बोला हाँ इंटरेस्ट हो, फिर मैंने उसको लाया, उसका जॉइनिंग किया, उसको ट्रेनिंग किया, उसको फील्ड पे भेजा। इस हिसाब से ना मैंने उम्मीदवारों का चयन किया है, उम्मीदवारों को मैंने लाया है, उनको रेफरल दिया है, बंदे हायरिंग किए हैं। उस हिसाब से मैं इसको पूरी तरह से मार्केट में जाके इसको मार्केटिंग के हिसाब से मैंने इसको समझा है, बंदों को लाया है और प्रोसेस किया है। बहुत अच्छा। ये तरीका समझ में आता है। क्या आपके पास हायरिंग के लिए कोई लोकल कनेक्शन या नेटवर्क है? जी हाँ, एक्चुअल क्या है मैम कि मैं लोकल एरिया से आता हूँ, तो लोकल एरिया में जो एक मेरा नेटवर्क बना हुआ है, प्रीवियस कंपनी में मैं था, अभी भी हूँ, तो इस हिसाब से कैसा मेरा नेटवर्क बना हुआ है, मार्केट में बना हुआ है, हायरिंग में बना हुआ है, कोई लोकल वेंडर रहता है, कोई ग्रुप्स रहते हैं, कोई नेटवर्क कनेक्ट रहता है, व्हाट्सअप के हिसाब से ग्रुप्स रहते हैं, कॉलेजेस के ग्रुप्स रहते हैं, कोई एरिया के ग्रुप्स रहते हैं। लोकल के होने की वजह से तो इतना कनेक्शन मेरा है, तो उस हिसाब से मैं राइडर को लाया हूँ, नेटवर्क बनाया हूँ और एक लोकल के एरिया में रहने की वजह से एक अच्छा खासा जो है नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या है, रेफरल राइडर जो आता है या फिर कनेक्शन भी आता है, कोई लोकल कोई इश्यूज होता है, लोकल में नेटवर्क लगता है, लोकल का जो हायरिंग होता है वो मैं प्रॉपर हिसाब से उसको कर सकता हूँ। और अभी तक के जो जहाँ भी मैं वो हिसाब से मैंने किया है, वही रेफरल देना है, लाना है, लोकल ग्रुप्स बनाना है, कॉलेज के ग्रुप्स रहते हैं, कॉलेजेस वाले लड़के रहते हैं, तो अदर एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ना उसको किया है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो करना पड़ता है, कनेक्शन बन जाते हैं।
तो इस हिसाब से लाए हो। ज़्यादातर के तो यंग जनरेशन के हिसाब से कॉलेज की लीड्स ज़्यादा आती है, या फिर जिसका कॉलेज हो गया है, किसी को जॉब्स नहीं मिल रहा है, कोई जॉब पोर्टल है और राइडर एक्टिविटीज़ है, पोस्टरिंग है, तो उस हिसाब से जो जो नेटवर्क एक बनता है उस हिसाब से है, हायरिंग के लिए नेटवर्क अच्छा है और इस हिसाब से हायरिंग हो भी जाती है। ये जानकर अच्छा लगा कि आपका लोकल नेटवर्क मजबूत है और आपने हायरिंग में इसका अच्छा उपयोग किया है। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको कभी राइडर या डिलीवरी एसोसिएट के प्रदर्शन में कोई समस्या आई है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे संभाला? जी, राइडर एसोसिएट की इसमें ना बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के हिसाब से पकड़ लो, राइडर अपन ने जॉइन किया, राइडर फील्ड पे गया, कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कभी कस्टमर्स का इश्यू हो जाता है, या फिर प्रदर्शनी, मतलब प्रदर्शनी के हिसाब से अगर पकड़ जाए तो कोई जैसे कोई 10-20 लोगों का ग्रुप्स है, या फिर कहीं कोई एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ जाके पॉम्पलेटिंग, बैनरिंग ये जो है ये अपन करते हैं। इस हिसाब से ना कैसे संभाल, और हाँ, अपने पास अगर राइडर है कोई, उसको जो कोई फील्ड पे दिक्कत आती है, लाइक जैसे कोई नेटवर्क का इशू आ गया, ऐप नहीं काम कर रहा, या फिर कोई और कस्टमर की सहायता चाहिए, कुछ इश्यूज हो जाता है सडनली, तो उस हिसाब से ना उसको अपन मैनेज करते हैं और एसोसिएट को समझाते हैं और प्रदर्शनी भी करते हैं। कभी कभी तो फील्ड एफी के साथ में फील्ड पे भी जाते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं, क्या करना पड़ता है, कहाँ पे कोई एक्टिविटीज चल रही है क्या, कोई इश्यूज आ रहे हैं क्या, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रदर्शनी के हिसाब से अपन कोई मतलब एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको अपन मैनेज कर सकते हैं आराम से। और सडनली कैसा है, जब भी कोई नया राइडर्स रहता है तो उसको समझाना, ये करना वो करना, और एक प्रदर्शनी के हिसाब से बोले तो उसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेके चलते हैं क्या होता है क्या नहीं, और कैसा रेफरल एक प्रदर्शन जो करते हैं, एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खुद अपन मार्केट में जाते हैं एपी के साथ में। वो कंपनी क्या है, लोगो क्या है, काम कैसे किया जाता है, कस्टमर के साथ में बात कैसे की जाती है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, टारगेट को कैसे बढ़ाया जाता है, परफॉर्म्स कैसे किया जाता है, उस हिसाब से जो है ना एक कंपनी का भी प्रदर्शन करते हैं, राइडर के साथ में भी जाते हैं। तो वो हिसाब से ना इसको अपन टोटली प्रॉपरली मार्केट के हिसाब से अपन उसको मैनेज करते हैं। तो ये जो रहता है ना, हाँ। बहुत बढ़िया। आपकी समझ और प्रबंधन का तरीका स्पष्ट है। क्या आपने कभी पीक लोड या त्योहारों और सेल्स के दौरान बढ़े हुए काम का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे मैनेज किया? हाँ, तो ये जो सीन है, मतलब त्योहारों के टाइम पे लोग पीक, दिवाली का टाइम हो गया, दशहरे का टाइम हो गया, नवरात्र का टाइम हो गया, जो कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें क्या है, सडनली कस्टमर ऑर्डर करके उसका लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाता है तो अपना जो लोड होता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल के हिसाब से अपने पास 500 लोड आता है, वो 2x लोड हो जाता है, 1000 लोड हो जाता है, मतलब 1000 लोड हो जाता है। अपने पास में जो राइडर काउंट होता है वो कम होता है, तो उसमें उस चीज़ में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो बंदे को, जो अपने पास राइडर है उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई देखो अपना पीक सीजन का लोड बढ़ा है, अपन निकालेंगे कैसे, या इसकी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद में मार्केट से अपन वही टाइम पे लोड हायर करना है, और लोड बढ़ने से पहले अपने को पी अलर्ट मिल जाता है कि नहीं चलो अभी पीक अलर्ट है। और वैसे भी सडनली एक जेन्युइन सा ये रीज़न है कि चलो अभी आगे जाके 8 दिन बाद दिवाली आने वाली है या फिर दशहरा आने वाला है, ये समझ लो दिवाली आने वाली। दिवाली के 8 दिन पहले अपने को समझ में आ जाता है कि आगे जाके दिवाली आने वाली है। दिवाली आने वाले मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर बढ़ेंगे, कस्टमर के ऑर्डर बढ़ेंगे तो अपना लोड बढ़ेगा। जब अपना लोड बढ़ेगा तो लोड निकालना चाहिए। लोड निकालने के लिए अपने को सबसे पहले तो राइडर लगेंगे, मतलब फील्ड एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लगेंगे अपने को। उस हिसाब से कोई रेफरल दो, मार्केट में जाओ, उसकी हायरिंग करो, उनको बताओ, समझाओ। कभी-कभी जो अपने पास राइडर है, 10 राइडर है और उनकी कैपेसिटी 1000 की है, तो अपने को उनकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डर दो, उनको बेनिफिट्स देना पड़ेगा, उनको रेफरल देना पड़ेगा, पार्सल के हिसाब से पैसा तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, टाइम टू टाइम काम करवाना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से अपन उसको मैनेज करते हैं तो अपना पीक सीजन का लोड आराम से निकल सकता है। और इसके लिए मेन बात तो है कि अपने को राइडर लगेंगे, और जो अपने पास है फिलहाल उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनकी कैपेसिटी जो है 100 की 200 करना पड़ेगा। 200 तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर मिनिमम एक बंदे ने 150 भी लोड लिया, उसमें से 120 130 अगर भी वो क्लोज करता है तो 2x कैपेसिटी अपनी बढ़ जाती है। उसके हिसाब से और वो रेफरल बंदी भी लाना पड़ता है। फिर अलर्ट के साथ अपन डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि अपने पास इतने राइडर अपन निकाल लेंगे। अपने को उसके लिए राइडर लाना पड़ेगा,
रेफरल देना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा, पॉम्पलेटिंग बैनरिंग करना पड़ेगा, लोड जो है वो निकालना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन क्या है, जो सीपीडी का लोड होता है, मतलब जो जेन्युइन कस्टमर है, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने को अपना हब खाली करना पड़ेगा। अपने पास जो भी लोड है वो फ्लश आउट करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में, अच्छे बंदों के साथ में, अच्छे टारगेट में साथ में। ऐसा अगर अपन इसको क्लोज करते हैं तो प्रॉपरली क्या है, फिक्स टाइम पे अपन अपना लोड निकाल सकते हैं, ताकि लोड भी नहीं फंसेगा, अपना प्रॉपर क्लियर भी होगा, केसेस भी नहीं बढ़ेंगे, जेन्युइन केसेस रहेंगे, प्रॉपर अटेम्प्ट रहेगा, प्रॉपर सब चीज़ें होंगे ना। तो इस हिसाब से अपन दिवाली का टाइम, और दिवाली का लोड जो है मतलब हर 2-3 महीने में कोई ना कोई अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसमें लोड बढ़ता है। समर हो गया, विंटर हो गया, दिवाली हो गया, गणपति हो गया, दशहरा हो गया, इस हिसाब से क्या है, लोड बढ़ता है। और लोड में फ्लक्चुएशन के हिसाब से ना, उस हिसाब से मैनेज अपने को मैन पावर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज अगर मैन पावर अपन मैनेज करते हैं, सब चीज़ें अगर प्रॉपरली अपन मैनेज करते हैं, तो उस हिसाब से दिवाली का पिक लोड जो है, तो वो त्योहारों का त्यौहार कोई भी रहे, तो उस हिसाब से अपना सेल भी बढ़ता है, तो लोड भी निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर है, उसके लिए प्री प्लान पहले से रहना पड़ेगा। और कैसा प्री प्लान का प्री अलर्ट कंपनी के अलर्ट से आता है कि अपना लोड बढ़ने वाला है, या फिर अपने को भी समझ में आता है कि चलो अभी आगे जाके पीक सीजन है, ये चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें अपने को करना पड़ेगा। उस हिसाब से क्या है, अपने को उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपन वो पीक सीजन का जो भी लोड रहता है, जो भी सेल्स आउट होता है, तो अपन कर लेंगे। बहुत अच्छा। आपने पीक लोड के दौरान टीम को मोटिवेट करना, अतिरिक्त राइडर्स की हायरिंग करना और लोड के अनुसार प्री-प्लानिंग करना बताया। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको कभी कस्टमर एस्केलेशन या डिलीवरी विवादों का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे संभाला? हाँ मैम, इस टाइम पे क्या होता है, कस्टमर को चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोड, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर किया, फिर वो एक डेट डिसाइड होती है, कस्टमर को लगता है कि आज अपना पार्सल आएगा, एक सीपीडी होता है, तो कस्टमर वेट करता है कि नहीं मेरा शिपमेंट आएगा भाई, मैं ये चीज़ें संभालूंगा। तो उस हिसाब से क्या है, देखो सबसे पहले तो मैन पावर अपना जो है वो तो रहना ही पड़ेगा, उसको लगाना ही पड़ेगा। और चलो मान इन केस कभी मैन पावर शॉर्ट आउट भी हो जाता है, कभी इश्यूज आ जाते हैं, कोई बंदा नहीं आता है, तो जो अपना सीपीडी का लोड है उसको तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और कस्टमर एस्केलेशन जो है ना, वो उसी टाइम पे आते हैं, जैसा लोड बढ़ गया, या फिर हो सकता है अपना बंदा कभी नहीं जाता है, नहीं जा पाता है कस्टमर डोर पे, ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से, कभी बारिश आ जाती है, कभी गाड़ी का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें फील्ड पे आती है। इस वजह से कस्टमर का एस्केलेशन आता है। कस्टमर एस्केलेशन जब आता है तो सबसे पहले कस्टमर से बात करके उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। चाहे उसका शिपमेंट आज की जगह कल मिले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले कस्टमर के साथ में बात करके कस्टमर का जो है ना एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ सर आपका ये आया है, ये विषय हुआ है तो इस हिसाब से अपन उसको कर सकते हैं। कभी कस्टमर का एस्केलेशन क्या है, पार्सल मिलने के बाद भी आ जाता है कि भाई मेरे को पार्सल नहीं मिला, तो फिर ऐसा आपने राइडर को पूछो कि कस्टमर को पार्सल दिया है क्या, कोई आईडी प्रूफ लिया है क्या, किस कौन सा इशू हुआ था, क्या प्रॉब्लम आया था, क्या क्या इश्यूज आते हैं तुमको। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कस्टमर अगर शिपमेंट ऑर्डर कर रहा है और उसको टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो एस्केलेशन केस करेगा। और उसका सेटिस्फेक्शन सबसे पहले तो कस्टमर के साथ में बात करना है कि भाई इशू क्या है। हो सकता है कभी टाइम पे नहीं मिलता हो, कभी लेट हो जाता है, कभी कोई इश्यूज आ जाता है, कभी कस्टमर अवेलेबल नहीं रहता, हो सकता है कभी अपना राइडर ना पहुंच पाता हो उनके पास तक के। तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज जो है वो चलता है। सबसे पहले इशू जो है कस्टमर एस्केलेशन पक्का करता है, चाहे उसको कस्टमर पार्सल लेट मिले या फिर उसको पार्सल ना मिले, तो वो केस में एस्केलेशन जो ज़्यादा बढ़ता, उसमें एस्केलेशन का एक क्राइटेरिया है। ऐसे बहुत सारे शिपमेंट जो होते हैं ना वो प्रायोरिटी बेसिस पे होते हैं। लाइक मान लो मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर है, इसका एस्केलेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर कोई C2 क्लाइंट होता है, C2 मतलब कोई मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन का क्लाइंट जो है ना वो बहुत अर्जेंट होता है, तो इस चीज़ में कस्टमर का एस्केलेशन आता है। तो अपने को सबसे पहले सबसे पहले पूरा काम एक साइड में रख के ना, जो प्रायोरिटी कस्टमर है, अपने जो एस्केलेशन कस्टमर है, उनको जाना है, बात करना है, और उसको टाइम टू टाइमली सेम डे में, डे ऑफ द एंड में उसको अपने को कोई भी हालत में क्लोज करना है। तब जाके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, तब जाके अपने विवाद कम हो जाएंगे उसमें, और अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ऑफिस मेंटेन हो जाएगा, एफई अच्छा रहेगा। और कस्टमर का मेन जो है, कस्टमर को अगर शिपमेंट मिलता है, कस्टमर प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन होता है, तो उसमें रिव्यू अपने को अच्छा मिल जाता है, उसमें अपन काम कर सकते हैं। और अगर कोई एस्केलेशन नहीं सॉल्व होता है तो कभी कभी क्या है, जो मार्केट के हिसाब से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब कुछ चीज़ों की वजह से अपना डाउनफॉल हो गया। तो इस वजह से इसको सब अपन मिला जुला के जो है पूरे पॉइंट के हिसाब से, लेकिन लास्ट ऑफ डे ऑफ एंड पे अपने को कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है कि तुम्हारा ये एस्केलेशन था, ये क्लोज हो गया। तो इस हिसाब से मेल डालना है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते,
इस हिसाब से अपन मैनेज करके अपने को कस्टमर का एस्केलेशन जो है अपने को सॉल्व करना होता है। समझ गई। आपने कस्टमर के एस्केलेशन को सॉल्व करने में समय पर संवाद, प्राथमिकता देना और समाधान तक पहुंचाना बताया। अब क्या आपको कभी आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, कंट्रोल करने का अनुभव है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे संभाला? जी, आरटीओ का देखो एक एग्ज़ाम्पल, अब जैसा आप आज की डेट में अगर पिकअप डिस्पैच हो गया, पिकअप लाया बंदे ने, डिस्पैच हो गया, डन किया अपन ने सिस्टम के हिसाब से, तो वो एक जो है ना वो आरटीओ बैग में जाएगा। उसको सेग्रीगेट करके रखना पड़ता है कि अपना से अगर सेम डे अपने पास 2 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन है, तो अपन उसको सेम डे में आरटीओ की बैगिंग-वैगिंग बना के उसको कनेक्शन दे सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको सेग्रीगेट करके अलग से एरिया में रखो, ताकि दूसरे दिन अपन जब आरटीओ की बैगिंग बनाएँ तो अपने को प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, उसका टैट नहीं ब्रीच होना चाहिए, टाइम टू टाइम भी कनेक्ट होना चाहिए। उस हिसाब से अपन उसको मेंटेन करते हैं। और जैसा लाइक शिपमेंट भी हो गया, शिपमेंट को अपन जैसा कस्टमर के एंड पे अपना बंदा गया, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को नहीं लेना है, मैंने मार्केट से ले लिया, या फिर मेरे को अभी होना नहीं है, शिपमेंट लेट है, तो उस केस में क्या होता है वो शिपमेंट निकल जाता है आरटीओ। आरटीओ मतलब ओटीपी लेके कैंसिल हो जाता है, उसको आरटीओ। आरटीओ का क्या है, एक अलग से सेग्रीगेट करना पड़ता है, क्योंकि देखो डिस्पैच के शिपमेंट्स अलग होते हैं, आरटीओ के शिपमेंट अलग होते हैं, मैनेज रिटर्न के शिपमेंट्स अलग होते हैं, अपना एफएम का काउंट अलग है। इन सभी को ना अलग अलग एरिया में सेग्रीगेट करना पड़ता है, ताकि दूसरे जब जब जिन या फिर सेम डे में अगर अपने पास 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन है, तो अपन उसकी बैगिंग वैगिंग बना के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 24 आवर्स के अंदर में उसका टैग जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ब्रीच हो गया तो एस्केलेशन बढ़ेंगे, आखिरी एंड तक डिले होगा पार्सल, टाइम बढ़ते जाएगा, उसकी डेटेज बढ़ती जाएंगी, एस्केलेशन बढ़ते जाएंगे। उस हिसाब से सेग्रीगेट अगर करके अपन उसको रखते हैं, तो टाइम भी सेकंड डे में अपन उसको टाइम टू टाइम आरटीओ की बैगिंग बना के उसको अपन प्रॉपर से कनेक्शन कर देते। ये जो है ना एक इसका मेन होता है। जैसा लास्ट माइल एक मेन है, उसका आरटीओ भी एक मेन है। जैसे लास्ट माइल अपने पास टाइम टू टाइम आता है और अपन कस्टमर को टाइम टू टाइम देते हैं ऑन टाइम पे, तो वैसे आरटीओ भी जो है वो सेलर को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। उसको सेग्रीगेट करो, प्रॉपर एरिया में रखो, उसकी प्रॉपर बैगिंग बनाओ, उसको प्रॉपर कनेक्शन दो। सेम डे में भी कनेक्शन दे सकते हैं अपन, 24 आवर्स के अंदर अपने को कनेक्शन देना पड़ता है अपने हब से सेकंड हब के लिए। फिर बाकी का जो इश्यूज रहता है वो सेकंड हब का, उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, उनका टैट ब्रीच होगा। लेकिन अपना टैट ब्रीच ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी है कि एंड ऑफ द ईओडी अपन जब बंदों के राइडर के ईओडी लेते हैं, तो उसमें कौन से रीशेड्यूल शिपमेंट्स है, कौन से पेंडिंग्स है, कौन से कल के डेट में कोई कंसाइनी अवेलेबल नहीं, या फिर कोई आरटीओ लग गया, चलो उसको कैंसिल कर दिया, तो उसको सेग्रीगेट करके रखो अलग अलग एरिया में। अलग अलग एरिया में सेग्रीगेट करने के हिसाब से क्या होगा कि वो टाइम टू टाइम उसका कनेक्शन मिलेगा, टैट ब्रीचेस नहीं होंगे और कोई एस्केलेशंस नहीं बढ़ेंगे, मेल्स वगैरह नहीं होंगे। एक ऑपरेशन जो है अपना स्ट्रीमलाइन चलते रहेगा, नो नो एनी कॉलआउट्स के हिसाब से वो पूरी चीज़ें जो है ना अपना आरटीओ की मैनेज हो जाएंगे और मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर क्या इसको सब मेंटेन किया तो दूसरे दिन अपने को बाकी ऑपरेशन के इसमें भी दिक्कत नहीं जाती। अदरवाइज जैसा अपन शिपमेंट टैली में लेते हैं, शिपमेंट टैली लेते हैं या फिर कोई ऑडिट बोलते हैं, तो ऑडिट के हिसाब से अगर लेते हैं तो ऑडिट में अपने को वो चीज़ें दिख जाती है कि भाई ये शेड्यूल है, ये आरटीओ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे शेड्यूल का तो एक अपना डेली बेसिस हो गया, लेकिन आरटीओ को ना प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। मेंटेन करो उसको, उसके बैगिंग्स वगैरह के लिए बढ़ाओ, उसको टाइम टू टाइम कनेक्शन दो, टाइम के हिसाब से उसको समझो। ये जो सब चीज़ें होती है ये आरटीओ रिटर्न में होती है। आरटीओ रिटर्न में कैसा है, कस्टमर का भी रिटर्न आता है, कभी कभी सेलर वेंडर रिटर्न आ जाता है, तो वो भी चीज़ें क्या है अपने पास आरटीओ में गिनी जाती है। उसको अपन प्रॉपरली टाइम टू टाइम सेग्रीगेटेड एरिया के हिसाब से अगर मैनेज करते हैं, तो वो डेली बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है मैम, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। आपका आरटीओ मैनेजमेंट का तरीका बहुत विस्तृत और प्रभावी है। आपने सेग्रीगेशन, टाइमली कनेक्शन और बैगिंग पर ध्यान देने की बात कही। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपने कैश ऑन डिलीवरी, कॉर्ड की रिकन्सिलिएशन का प्रबंधन किया है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? जी मैम, इसमें क्या होता है देखो, जैसे अपने पास एक एक एग्जांपल के हिसाब से समझती हूँ कि अपने पास 1000 शिपमेंट आ गए, उसमें से 800 शिपमेंट है कि अपने सीओडी है, बंदे को अपन डिस्पैच दे दिए, शिपमेंट बंदा जाएगा, शिपमेंट जाने के बाद में जब एंड ऑफ डे के हिसाब से जब अपन बंदे का एंड ऑफ डे करते हैं, तो उसमें वो बंदे का सीओडी देगा, वो बंदा सीओडी देता है अपने को। तो कैसा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोटिवेट करे कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जो है उसको ना तुम ऑनलाइन बेसिस पे लो। ऑनलाइन बेसिस पे रहने